लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग में हम हर बार यूज करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो कैश फ्लोस that are affected by the specific decision। हम जो भी फैसला लेने जा रहे होते हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन से कनेक्टेड जो भी कैश फ्लोज होंगे, वो कैश फ्लोज जो अराइज होंगे या वो कैश फ्लोज जो अफेक्ट होंगे, सिंपली हम उन कैश फ्लोज को कहते हैं रेलेवेंट कैश फ्लोज। और इस पूरी टेक्निक को हम कहते हैं एज रेलेवेंट कॉस्टिंग, जिसमें हमने मल्टीपल चीजें देखी थी। पहला कि सिर्फ वो कैश फ्लोज जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो रेलेवेंट है। कोई भी पास्ट कैश फ्लो जिसकी कॉस्ट आप ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या था? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मकसद वो खर्चा जो हम ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रेलेवेंट हो सकती है। इसी तरीके से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट भी रेलेवेंट हो सकती है। इसी तरीके से हमने एक कॉस्ट देखी थी, दैट वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट हो सकती है। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली आपके डिसीजन की वजह से अराइज हो उन कॉस्ट्स को हम कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। और जो कॉस्ट आपके फैसले से असरअंदाज नहीं हो रहे उनको हम कहते हैं इररेलेवेंट। तो हम ये देख रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ उन इनकम्स और उन एक्सपेंसेस को ही अकाउंट फॉर करेंगे जो कि हमारे फैसले की वजह से अराइज होंगे। तो कोई भी ऐसा कैश फ्लो जो कि वैसे ही अराइज होगा चाहे आप डिसीजन हाँ में लेते हैं या ना में लेते हैं, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। फर्दर ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चल सकेगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आपने करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्राइमरीली ये देखना है कि डिसीजन का पॉइंट क्या बैठ रहा है, हम फैसला क्या ले रहे हैं। और अकॉर्डिंगली उस फैसले से क्या हमारी कैश फ्लोज असरअंदाज हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे। मसलन अभी एक क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। ओके, देयर इट इज। फोकस रहिएगा।
It says B form is a fruit form which has opportunity to buy land from the adjacent form for $100,000. ओके, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ₹1,00,000 की एक जमीन ले सकते हैं। होगा क्या? सो डबलिंग द साइज ऑफ द फॉर्म। अच्छा, हमारे पास फ्रूट फॉर्म तो वैसे ही मौजूद है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मुझे फ्रूट फॉर्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रूट फॉर्म तो मेरे पास वैसे ही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बराबर में एक जमीन मिल रही है, एक प्लॉट मिल रहा है जो कि $1,00,000 का होगा। उससे होगा ये कि मेरे जो फॉर्म की अभी साइज है वो डबल हो जाएगी। तो बिलफर्ज अगर 4 एकड़ पे मेरा फ्रूट फॉर्म बना हुआ है तो 4 एकड़ मजीद खरीद रहा हूं, या 50 एकड़ पे मेरा फॉर्म बना हुआ है तो 50 एकड़ मजीद खरीद रहा हूं, तो मेरे फॉर्म की साइज डबल हो जाएगी। मिस्टर बी हु ओन्स बी फॉर्म, जो मालिक है, wants to buy the extra land now. कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमें जमीन खरीद। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि फैसला क्या ले रहे हैं। तो हमारा यहां पे फैसला यह है कि क्या हम मजीद जमीन लें या ना लें। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जब तक आपको तुक नहीं पता होगी, पॉइंट नहीं पता होगी कि फैसला क्या लेना है, तो आप रेलेवेंट और इरेलेवेंट बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि हम बराबर की जमीन खरीदने का सोच रहे हैं। क्यों खरीदने का सोच रहे हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर हिज सन हु विल स्टार्ट वर्क इमीडिएटली। उस पे जो काम करेगा वो इसका खुद का बेटा करेगा, काम धंधे को लग जाएगा, फिर आगे की बातें बाद में सोचेंगे। The value of the land will be $160,000 in 5 years time. आज अगर आप जमीन खरीदते हैं तो $1,00,000 की मिलेगी, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1,60,000 हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज वाज़ेह रहे कि डिसीजन मेकिंग में ये बड़ा जरूरी होगा, लाजिम होगा कि देयर शुड बी अ टाइम होराइजन, कि आप एक डिसीजन लेते हैं। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये जमीन बेचेंगे नहीं और चलाते रहेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक लिमिट जरूर देनी है। अक्सर ऐसा होता है कि इसकी जो टाइम लिमिट दी जाती है वो दी जाती है 4 से 5 साल। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर आपने IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स डिटेल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें जब हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं तो IAS 36, एज पर IAS 36 ये कहा जाता है कि किसी भी वैल्यू इन यूज में जो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस ली जाएंगी, दोज मस्ट नॉट गो बियॉन्ड 5 years। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ये IAS 36 की रिक्वायरमेंट है। हम ज्यादा फोकस IAS 36 में नहीं कर रहे बिकॉज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। इसमें डिसीजन मेकिंग हो रही है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि IAS 36 ये कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी एसेट के
कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस 5 साल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुमकिन तौर पे आपको किसी कंपनी की अगर इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है, एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है, तो आप उसकी वैल्यू इन यूज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो आप यहां से भी सीख सकते हैं। मैं सिर्फ एक कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूं, इट इज नॉट लिमिटेड टू, ये 10 साल भी जा सकता है, 15 साल भी जा सकता है, 20 साल भी जा सकता है, और इनफाइनाइट टाइम पीरियड भी जा सकता है, जिसको हम परपीचुइटी कहते हैं। खैर, तो हमेशा क्या होगा, एक टाइम होराइजन रखा जाएगा, एक टाइम लिमिट रखी जाएगी जो कि प्रोजेक्ट की लाइफ को लिमिट करेगी। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई, ₹1,00,000 की जमीन आज खरीदेंगे और वो ₹1,60,000 की हो जाएगी 5 साल के बाद। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। उसके अलावा हमें मजीद क्या तफसीलात फराम की गई हैं। मिस्टर बीस एग्जिस्टिंग कस्टमर which is a fruit drinks manufacturer has assured him that they will buy all the fruit he can harvest each year at the existing price of $9 per ton। कहता है कि आप जितना भी फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे वो हमसे $9 पर टन के हिसाब से बाय करेगा। ठीक है, अब हम खाली जमीन खरीदेंगे तो उसमें खेती तो नहीं हो जाएगी, हमें फ्रूट की झाड़ियां लगानी है, तो आगे मजीद खर्चे आते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड प्लांटिंग द फ्रूट बुशेस विल बी $16,000 which will be paid immediately। हमने लास्ट क्लास में दो अजम्पशन पढ़ी थी। जिसमें पहली अजम्पशन ये थी कि all cash flows will occur at end of the year। कैश फ्लो कोई भी कभी भी मिड ऑफ द ईयर नहीं आएगा। कैश फ्लो आएगा तो साल के आखिर में आएगा, वरना नहीं आएगा। और दूसरा पढ़ा था कि अगर कोई कैश फ्लो अराइज करता है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, किसी साल के शुरुआत में अगर आता है, इसको हम क्या करेंगे, विल बी अज्यूम्ड एट एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो दूसरे साल की शुरुआत पहले साल की आखिर है, तीसरे साल की शुरुआत दूसरे साल की आखिर है। करेक्ट। सो स्टार्ट ऑफ ईयर 2 is end of year 1। तो how will we deal with the start of year 1? year 1 की स्टार्ट होगी year 0। year 0 मतलब इमीडिएट, आज की आज का रुपया ₹1 है। तो इसमें कह रहा है कि बुशेस, झाड़ियां हमें बाय करनी पड़ेंगी और उनको प्लांट करना पड़ेगा, उसका 16,000 का खर्च आएगा। कब आएगा? विच विल बी पेड इमीडिएटली। जो पेमेंट आपने करनी है 16,000 की, वो आज के आज करनी है। फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन देयर विल बी नो फ्रूट यील्ड। पहले 2 साल तक क्योंकि झाड़ियां अभी कच्ची होंगी, उसमें कोई फ्रूट नहीं लगेगा। As the bushes need to mature before they can be harvested। तो पहले 2 साल तक हमें कोई भी फ्रूट आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी इनकम हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, खाद और अद्वियात will need to be applied to the land to ensure that the bushes are healthy at cost of $11,000 each year
फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। हमें क्या करना है, हमें उन झाड़ियों को फर्टिलाइजर देना है यानी खाद देनी है, और पेस्टिसाइड यानी जरिए अद्वियात देनी है, ताकि वो हेल्दी होती रहे। और इसका हमें खर्चा हर साल 11,000 आएगा फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। मिस्टर बी's son will take a salary of $15,000 per annum। अच्छा, उसके बाद पहले साल में कोई भी फ्रूट हार्वेस्ट नहीं होगा, दूसरे साल में कोई भी फ्रूट हार्वेस्ट नहीं होगा, तीसरे साल में 14,000 टन्स, 18,000 टन्स, 24,000 टन्स। अच्छा, इस क्वेश्चन की तरफ फर्दर चलते हैं, लेकिन एक चीज जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू में फर्क क्या होता है। अगर हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करें, डिस्काउंट करने का मकसद हम अपनी तरफ से एक इंटरेस्ट एक टर्म इजाद कर रहे हैं, वल्लाहु आलम डिक्शनरी में है या नहीं है। हम ये कह दें कि हम अगर फ्यूचर कैश फ्लो को डी इंटरेस्ट कर दें, यानी उसमें से इंटरेस्ट निकाल दें, जिसको हम वैसे कहते हैं डिस्काउंटिंग, और अगर हम इसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे, जिसको हमने बचपन में पढ़ा है कंपाउंडिंग, तो अगर फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट प्लस कर दिया जाएगा, कंपाउंड कर दिया जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। बेसिकली हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आप में से कोई रिकॉल कर सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस बला का नाम है, हम किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? No, Hamas, it's not IRR. Yes, Basit, it is WACC. But what is WACC? Junaid, it is required rate of return. किसका required rate of return है? Cost of capital is basically investors required rate of return। Yes, हमारे इन्वेस्टर्स हमसे जो हमारा हमसे जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उस रिटर्न को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमास, इस बात को हम क्लियर करें, आईआरआर आपकी ख्वाहिश नहीं है, आईआरआर प्रोजेक्ट का रिटर्न है। आप उससे कितना रिटर्न चाहते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अगर आप चाहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का और प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे 14% का, तो 14% आईआरआर कहा जाएगा और 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाएगा। आईआरआर और वैक बराबर हो ये जरूरी नहीं है। सो जो भी आपसे रिटर्न आपके इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, रिक्वायर करते हैं, हम उस रिटर्न को कहते हैं वैक या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेंस एक बात याद रही कि फ्यूचर कैश फ्लोज में से अगर हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर देंगे, अब मैं क्लियर कर रहा हूं कि हम इसमें से अगर अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दें तो वो बन जाएगा हमारी प्रेजेंट वैल्यू। चलें ऊपर वापस आते हैं।
टन्स कितने कितने निकलेंगे ये हमने पढ़ लिया था। आगे कहता है हार्वेस्टिंग इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, यानी जो फ्रूट निकालेगा, हार्वेस्ट करेगा, वो लेबर करेगा। दैट इज परफॉर्म्ड बाय टेम्पररी लेबरर्स। हम रिक्रूटेड नहीं, हमारे पास टेम्पररी लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फ्रूट हार्वेस्टेड, यानी वो हमसे पिकिंग कॉस्ट लेंगे, हार्वेस्टिंग कॉस्ट लेंगे, जो कि डिपेंड करती है टन्स पे। जितने ज्यादा टन्स निकालेंगे उतना ज्यादा हमें उनको पे करना पड़ेगा। इन ईयर 3, तीसरे साल में, द वेज कॉस्ट फॉर टेम्पररी लेबर इज एक्सपेक्टेड टू बी $12,000। तीसरे साल में खर्चा 12,000 होगा, लेकिन याद रहे ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रूट हार्वेस्टेड। चले पहले यहां तक इस मसले को सुलझाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? यूजिंग द डिस्काउंट टेबल प्रोवाइडेड। डिस्काउंट टेबल मैंने आपको इसमें प्रोवाइड नहीं किया, मैं इस पॉइंट को काट देता हूं। Calculate the net present value of proposed expansion over the 5-year period. Second last point पढ़े, B forms cost of capital is 10% per year, यानी जो रिटर्न चाहते हैं हम वो 10% चाहते हैं। Assume that all cash flows occur at the end of the year unless stated otherwise. जहां वो कहेगा कि कैश फ्लो एडवांस में आएगा तो हम उसको ईयर 0 या एडवांस में मानेंगे। जहां कहीं भी नहीं कहा जाएगा हम कैश फ्लो को साल के आखिर में मानेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमें एक डिस्काउंट के लिए कैलकुलेशन करनी है। ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने रख दिया ईयर्स। ईयर 0 का मकसद स्टार्ट ऑफ ईयर 1। रिमेंबर, ईयर 0 कोई ईयर नहीं है। ईयर 0 इज नॉट एन ईयर। ईयर 0 इज सिंपली स्टार्ट ऑफ ईयर 1। एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4 एंड एंड ऑफ ईयर 5। ये सब एंड ऑफ ईयर है। मिड ईयर में कोई भी कैश फ्लो नहीं आएगा। इस पे हमारा एग्जामिनर के साथ सीज फायर है। ठीक है, एग्जामिनर भी मिड ऑफ ईयर कोई कैश फ्लो नहीं देगा और हम भी मिड ऑफ ईयर कोई कैश फ्लो नहीं अज्यूम करेंगे। पहले पहले आते हैं। We have the opportunity to buy land from adjacent farm for $100,000. आया ये $1,00,000 रेलेवेंट है या नहीं है, और अगर है तो कौन से साल में? क्या आपने ये जमीन पहले खरीदी हुई है? नहीं। अगर के आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आपको ये जमीन खरीदनी पड़ेगी और आपको ₹1,00,000 देने पड़ेंगे। क्या ये ₹1,00,000 आप अपने फैसले की वजह से देंगे, या आप जमीन खरीदना चाहो या ना चाहो आपको ₹1,00,000 हर सूरत देने पड़ेंगे? करेक्ट, ये फैसले की वजह से है। तो हम ₹1,00,000 की पेमेंट करेंगे इमीडिएटली अगर जमीन खरीदना चाहें तो।
अगर ऐसा होता कि भाई लाख रुपए तो आपको देने हैं, चाहे आप जमीन खरीदना चाहो या ना खरीदना चाहो, तो हम इस लाख रुपए को कहते कि ये इररिलेवेंट है। लेकिन क्योंकि ये लाख रुपए आपको फकत तभी देने पड़ेंगे अगर आप एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। दूसरा आते हैं इस 1,60,000 रुपए की तरफ। क्या ये 1,60,000 रुपए जो आपको वापस मिलेंगे, यानी जमीन अगर हम बेचते हैं, जमीन अगर हम बेचते हैं, तो ये $1,60,000 आपको हर सूरत मिलने हैं या जमीन खरीदोगे तो मिलेंगे? करेक्ट। बादशाह, आपकी आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि फेयर मार्केट वैल्यू है और एक्सपेक्टेड है, लेकिन डिसीजन में तमाम तर चीजें एक्सपेक्टेड ही रखी जाती हैं। और बाकी आपका पॉइंट ये वैलिड है कि खरीदेंगे तो ही बेचेंगे ना। अगर हमने जमीन खरीदी ही नहीं है, खरीदेंगे ही नहीं, तो बेचेंगे कहां से? तो लाख रुपए का आउटफ्लो भी रेलेवेंट है और 1,60,000 रुपए का इनफ्लो भी रेलेवेंट है। लेकिन ये ना कहना कि 60,000 रुपए का फायदा है, गलती कर रहे हो। क्योंकि लाख रुपए आज दे रहे हो, आप दे रहे हो आज, और जो 1,60,000 मिलेंगे वो मिलेंगे 5 साल के बाद। 5 साल के बाद के 1,60,000 रुपए आज के 1,60,000 रुपए नहीं है। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर हम जमीन खरीदते हैं तो ईयर 0 में हमारी जेब से $1,00,000 जाएंगे और 5 साल के बाद कंपनी को $1,60,000 मिलेंगे। ये दोनों कैश फ्लोस क्योंकि फैसले की वजह से हैं, इसीलिए हमने इनको रेलेवेंट माना। अच्छा, अब हम आते हैं प्लांटिंग पे। मैं रेवेन्यू को थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूं, जब हम टन्स पे आएंगे तो हम बात करेंगे। द कॉस्ट ऑफ बाइंग and planting the fruit bushes will be $16,000, which will be paid immediately. क्या ख्याल है, 16,000 रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? हमास का कहना है रेलेवेंट है, बासित का कहना है रेलेवेंट है। करेक्ट, रेलेवेंट है। क्योंकि हम सिर्फ जमीन नहीं खरीदना चाह रहे, हम एक फ्रूट फार्म लगाना चाह रहे हैं। तो अगर आप झाड़ियां लगाएंगे तो ही उसका कुछ रिटर्न आ सकेगा। ये आगे फ्रूट बुशेस। कौन से साल में खर्चा आएगा? कैश फ्लो कौन से साल में होगा? क्वेश्चन ने क्या लिखा? विल बी पेड, यस, इमीडिएटली। तो आज के 16,000 ही हैं। और ये वन टाइम कॉस्ट है। तीसरा आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स will need to be applied to the land to ensure the bushes are healthy at a cost of $11,000 each year from the first year. पहला सवाल, क्या ये $11,000 की कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं? और अगर हां तो कौन से साल से स्टार्ट होगी?
ओके, रेलेवेंट है, 1 से स्टार्ट होगी, करेक्ट, रेलेवेंट एंड फर्स्ट ईयर से। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ केमिकल्स, लेकिन ये एडवांस में नहीं देनी, ये पहले साल से देनी है हर साल, एंड इट इज 11,000 एवरी ईयर। ठीक, नेक्स्ट, Mr. B's son will take a salary of $15,000 per annum. Relevant है, irrelevant है? बासत का कहना है रेलेवेंट है, हमजा भी, जुनेद भी, क्यों, बेटा है ना। कोई भी हो काम तो करेगा ना, तो क्योंकि उसको सैलरी तभी मिलेगी जब हम फ्रूट फॉर्म लगाएंगे, तो बेटा हो या कोई भी हो, सैलरी देनी है, और कब से देनी है, एवरी ईयर, और एडवांस में नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करेंगे एंड ऑफ ईयर। ठीक हो गया, चले अब हम आते हैं रेवेन्यू पे। ईयर 0 में कोई भी फ्रूट नहीं निकलेगा, तीसरे साल कितने का बिकेगा, 9 का। यकीनन ये फ्रूट आएगा ही तब जब आप फार्म लगाएंगे, क्योंकि ये इनकम आपकी फार्म की वजह से आ रही है, तो रेलेवेंट तो है। कितनी है तीसरे साल में इनकम, $14,000 है, $9 का एक बिकेगा, 1,26,000। दूसरे साल में 18,000 टन है, ₹9 का एक बिकेगा, 1,62,000, लास्ट 24,000। $2,16,000। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारी फ्रूट सेल्स, और यहां से हमें ये मिलेगी इनकम। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये हार्वेस्टिंग कौन करेगा। इट सेज हार्वेस्टिंग इज लेबर इंटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म बाय टेम्पररी लेबरर्स। तो इसके लिए हमारे पास फिक्स सैलरीड स्टाफ नहीं है, जो लेबर पिकिंग करेगा उसको हम टन्स के हिसाब से पेमेंट करेंगे। So the cost of temporary labor is directly related to the amount of fruit harvested.
तीसरे साल में हमारी जो वेज कॉस्ट है वो $12,000 है। क्योंकि उससे पहले फ्रूट ही नहीं है। तीसरे साल में कॉस्ट कितनी बताई है? 12,000। अच्छा, अब आप मुझे बताएं चौथे साल में लेबर कॉस्ट क्या होगी? फोर्थ ईयर की लेबर कॉस्ट क्या होगी? $15,428। चेक करते हैं। देखिए हमारी कॉस्ट है 12,000। अगर हम 14,000 टन हार्वेस्ट करते हैं तो हर टन हार्वेस्ट करने का खर्चा है 0.857 मल्टीप्लाई बाय चौथे साल में है 18,000 टन। यस, तो कॉस्ट इज 15,428। पांचवें साल की कितनी है? $20,571। 20,571। मैं राउंडेड अप रख रहा हूं ताकि बाद में कैलकुलेशन में ये एक दो हमें तंग नहीं करें। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके। कहता था एग्जिस्टिंग फर्म हैज ओवरहेड्स ऑफ 31,250। ये किसका ओवरहेड है? एग्जिस्टिंग फर्म का है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फर्म का ओवरहेड है 31,250। 20% ऑफ दिस रिलेट्स टू फर्म ऑफिस। इसका 20% कितना है? सिक्स टू ओके 6250 तो फॉर्म ऑफिस का है। उसके अलावा $10,000 इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है, एंड हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी नॉन कैश आइटम इररिलेवेंट ही होता है।
ये 10,000 भी हम यहां से हटा देते हैं। एंड द बैलेंस इज वेरिएबल कॉस्ट। बाकी देखिए बैलेंस कितना बच रहा है। $15,000। ठीक है, ये हमारे फॉर्म का वेरिएबल ओवरहेड है। होगा क्या, in the first year of operation variable overheads will increase in proportion to the increased size of the firm। वेरिएबल कॉस्ट उतनी बढ़ेगी जितने से हमारा फॉर्म बढ़ेगा। हमारे फॉर्म की साइज कितनी बढ़ रही है, पहले पहले पॉइंट में लिखा हुआ था हमारे फॉर्म की साइज कितने से बढ़ जाएगी, इस जमीन की वजह से डबल। यस करेक्ट, डबल हो जाएगी। तो कहता है कि जिस अमाउंट से आपका फॉर्म बढ़ेगा उसी साइज से आपकी ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। तो हमारे टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे, 15,000 का डबल। $15,000 का डबल इज 30,000। ठीक है, तो 30,000 में से 15,000 का खर्चा तो आपका वैसे ही आ रहा है, बाकी 15,000 का खर्चा इजाफी आ रहा है इस नए फॉर्म की वजह से, तो वो बनेगा रेलेवेंट। लेकिन आगे अभी कहानी है। It says in the first year of operation variable overheads will increase in proportion to the increased size of the firm। यानी पहले साल में जितनी साइज से फॉर्म बढ़ेगा उस ही साइज से उसके ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। बट in subsequent years efficiencies are expected to arise causing the variable overheads to reduce at the rate of 5% each year until year 3। तो पहले साल में आपका खर्चा डबल हो जाएगा। हमारा वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट कितना रहेगा, टोटल खर्चा तो हो जाएगा 30,000, लेकिन क्योंकि 15,000 का खर्चा तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है, बाकी 15,000 की कॉस्ट बनेगी रेलेवेंट। अच्छा, अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो 5% कम हो जाएगी। दूसरे और तीसरे साल में हमारी वेरिएबल कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। तो दूसरे साल की रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बनेगी, ओके सो इट इज 14,250। लेट मी चेक। अभी आपकी जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा, आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 30,000, जिसमें से 15 तो ऑलरेडी है। तो आपने रेलेवेंट लिया 15,000। अगले साल का इसने क्या कहा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 5% कम हो जाएगी।
तो 30,000 का 5% हमारी कॉस्ट हो जाएगी कम। 30,000 का 5% कम करेंगे तो ये बन जाएंगे 28,500। जबकि आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म का खर्चा कितना है? तो 28,500 में से 15,000 हमारा खर्चा तो एग्जिस्टिंग फॉर्म का ऑलरेडी है। तो हमारा दूसरे साल में एक्स्ट्रा वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा? 13,500। तीसरे साल में भी एफिशिएंसी होगी, और 28,500 का 5% मजीद गिरेगा। $28,500 का अगर 5% कम करते तो कितना आंसर आएगा? 27,000 075। इसमें से 15,000 कॉस्ट तो हमारी एग्जिस्टिंग है, बाकी आएगा 12,075। और एफिशिएंसी सिर्फ तीसरे साल तक आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने पॉइंट नोट किया कि हमने जो रिड्यूस्ड है उस पे 5% रिड्यूस नहीं किया, यानी जो 15,000 है सिर्फ उसका 5% कम नहीं होगा। इसने कहा कि जो टोटल वेरिएबल है वो 5% कम होगा। सही है। सो इट सेज causing the variable overheads to reduce at the rate of 5% each year until year 3, after which there will be no further reduction. ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। A new tractor and more spraying equipment will be needed for the expanded farm. दो चीजें और चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए नया और स्प्रेइंग इक्विपमेंट भी चाहिए। The old tractor and equipment will be sold immediately for $46,000. ये $46,000 का इनफ्लो होगा अगर आप पुराने ट्रैक्टर और इक्विपमेंट को बेचते हैं तो। सादा सवाल, क्या ये $46,000 रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? सर रेलेवेंट है। यस, रेलेवेंट है। व्हाई? सर क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट की वजह से ही तो इनको बेच रहे हैं। यस, करेक्ट। क्योंकि हम इनको इस प्रोजेक्ट की वजह से ही बेचेंगे। अगर हम इस प्रोजेक्ट पे नहीं आएंगे तो हमें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो $46,000 में हम बेचेंगे।
will be sold immediately. ठीक है, तो 46,000 हमें कब मिलेंगे? इमीडिएटली, सॉरी। पुराना को बेच दिया, तो द न्यू इक्विपमेंट विल बी परचेस्ड फॉर $150,000, which will be payable in 2 equal installments, one immediately and one in a year's time. ओके, तो 1.5 लाख रुपए का नया ट्रैक्टर और इक्विपमेंट मिलेगा। ₹1.5 लाख देने कब है? 2 equal installments, 1.5 लाख की 2 equal installments, 75 अभी देने हैं और 75 1 साल के अरसे में, यानी 1 year's टाइम। तो इफेक्टिवली ये हमें 1.5 लाख का नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के 75 है, साल के 75 नहीं है। बहरहाल 75 देने हैं ईयर 0 में और 75 देने हैं 1 year's टाइम में। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, लेकिन इट इज नॉट अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग होता तो हम 1.5 लाख रुपए को कैपिटलाइज करते एसेट, और 1.5 लाख को 5 साल या 10 साल जो भी उसकी लाइफ होती डिवाइड करते, हर साल हम 15 या 30,000 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करते। लेकिन यहां हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम यहां डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है। लास्ट पार्ट, ऑल्टरनेटिव स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द न्यू इक्विपमेंट। जो नया इक्विपमेंट है उसको रखेंगे कहां पे? As the existing barn is too small. ठीक है, नए इक्विपमेंट्स को कहीं रखने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग बार्न है वो बहुत छोटा है। द एग्जिस्टिंग बार्न कुड बी एक्सटेंडेड एट अ कॉस्ट ऑफ $40,000। ऑप्शन नंबर 1। क्या आप एग्जिस्टिंग बार्न को बड़ा कर दें? खर्चा आएगा 40,000। देना कब है? A deposit would be paid immediately to the builders amounting to half of the total cost, and rest would be paid on completion of the work in 1 year's time. अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तो पहले हम वर्किंग करेंगे दोनों में से सही ऑप्शन और सस्ता ऑप्शन कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का खर्चा कितना आया था? $40,000, लेकिन ये 40,000 हमें एक साथ नहीं देने, $20,000 देने हैं अभी, और 20,000 काम मुकम्मल होने पर। इसको हम 40,000 नहीं कह सकते। आज का 1 रुपया 1 रुपया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हम डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे?
तो हमारा डिस्काउंट रेट आ गया 0.909। यानी 1 साल बाद का 1 रुपया आज के 91 पैसों के बराबर है। तो 20,000 इंटू 0.909 ये बना 18,180। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो हमारा खर्चा आएगा 38,180। देखते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है। ओके, दूसरा ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द एग्जिस्टिंग बार्न, a storage unit can be rented from a near neighbor। दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने बार्न को एक्सटेंड ना करवाएं बल्कि पड़ोसी से किराए पे ले लें। The rental would be $8,500 per year for 5 years, but payable in advance each year। ओके, तो पहला रेंट कब देना है? 5 रेंटल्स देने हैं। पहला रेंट कब देना है? करेक्ट, ईयर 0 में, क्योंकि हमें पहला रेंट देना है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 0, स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर, स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर, स्टार्ट ऑफ फिफ्थ ईयर। ये 5 किराए मुझे देने हैं। आज का 1 रुपया 1 रुपया है, 1 साल बाद का 1 रुपया आज के 0.909, 2 साल बाद का रुपया, 3 साल बाद का रुपया, और 4 साल बाद का 1 रुपया। ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर विद दिस। 1 डिवाइड बाय 1.1, ये आ गया 0.909, पावर 2 पावर 3 751, पावर 4 683 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमें क्योंकि 8,500 को ही इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसा हो हम इन सबको आपस में प्लस कर दें। जब तमाम डिस्काउंट फैक्टर्स को आपस में प्लस किया जाता है तो ये बन जाता है एन्युटी फैक्टर। यस, एन्युटी फैक्टर में जो पावर देंगे वो कितने सालों का देंगे? पावर देते हैं हम 4 सालों का, और उसमें प्लस कर देते हैं 1 पहले साल, ईयर 0 का, तो ये बना 4.170। ये बेसिकली हमने कैसे किया? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683, 4.169।
ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे कैश फ्लो से, जो कि 8,500, तो इट इज 35,436। फेयर। हमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है? अपने बॉन्ड को एक्सटेंड करेंगे तो आज के हिसाब से खर्चा 38,180 है, और अगर रेंटल पे लेते हैं तो आज के हिसाब से खर्चा 35,436 है। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम स्टोरेज को रेंटल पे लें। आपकी मर्जी है यहां पे कि आप यहां हर साल का किराया लिखते जाएं, या आप चाहते तो डायरेक्टली यहां पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख देते, जो कि 35,436 है, वो ईयर जीरो पे लिख देते। दोनों से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, अब मॉडलिंग करेंगे। ईयर जीरो हम रखेंगे यहां पे नेट कैश फ्लो बिफोर डिस्काउंटिंग। तो ईयर जीरो का खर्चा है 1,53,500। ठीक है, ईयर वन का कैश फ्लो कितना है? $124,500। तीसरा 48,000। चौथा 67,000 425। यस। फोर्थ ईयर फोर टाइम्स 9 5। लास्ट ईयर में 1,60,000 वो भी हैं लैंड के। $3,17,355। ओके, लेकिन ये सब आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ईयर जीरो का कैश फ्लो ईयर वन के साथ नहीं जुड़ सकता, वन का टू के साथ नहीं जुड़ सकता। इन सब को हमें एक ही बेसिस पे लाना है। हम इस पे लगाएंगे अब
डिस्काउंट फैक्टर्स, और उनमें से हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, जिसको हम नाम दे रहे हैं डिस्काउंटिंग या डी इंटरेस्ट करना। ईयर जीरो के रुपयों में तो किसी किस्म का कोई कॉस्ट या इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तो आज का 1 रुपया तो 1 रुपया है। ये आ जाएंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। जबकि 10% पे 1 साल बाद का रुपया आज के 0.909 के बराबर है। तो इसकी ईयर जीरो की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई? वन 113,170। ठीक है, 10% पे 2 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.826 है। $39,648। ठीक है, नेक्स्ट ये 669 इज राउंड अप। अगर आपने 0.826 को राउंड अप नहीं किया होगा तो ये आंसर सही है। राउंड अप की वजह से कोई पनिशमेंट नहीं होगी। $0.751, it is 50,636। चौथा साल है 0.683। आंसर आ रहा है 68,296। ये मुश्किल हो जाएगा, बाकी थोड़ा बचा है। लास्ट ईयर 0. वो दूसरा वाला सही, ये निकल जाता है, ये निकल ही जाता है इसमें। Yes, last 197,077। ओके, इन सबको आप टोटल करें तो हमारी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? इन सबको प्लस माइनस करें तो Yes, sir, 9,691. ओके 9,691 पॉजिटिव है नेगेटिव है? Sir, positive. ओके तो आपने बेसिकली इन तमाम तर कॉस्ट कैश फ्लोस में से जब अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एलिमिनेट भी कर दिया तो उसके बावजूद भी आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। एनपीवी पॉजिटिव आने का मकसद यह है
कि ये प्रोजेक्ट आपको 10% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर एनपीवी 0 आती तो हम कहते हैं कि ये 10% का ही रिटर्न दे रहा है, जो हम इससे चाह रहे हैं ये वही रिटर्न हमें दे रहा है। लेकिन एनपीवी पॉजिटिव मतलब हमें 10% से भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, चले ऐसे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करता हूं व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उसको फिर ट्राई करें। ये बिल्कुल प्राइमरी एक्सरसाइजेस है, ये हमारे एग्जाम लेवल को अभी मीट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। इसमें सिर्फ गेम ये होगा कि इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई कैश फ्लो रेलेवेंट है या नहीं है, और अगर कोई कैश फ्लो रेलेवेंट है तो वो साल कौन से में आएगा। टाइम के हवाले से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको फर्दर सेंड करूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस के बाद मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा कि आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं। तो फिर हम ग्रेजुअली इसमें कुछ एडवांस चीजें ऐड करते जाएंगे, और फिर हम इसको आईकैप के लेवल और पास्ट पेपर्स पे लेके आएंगे। किसी को फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। जी हमजा, ये मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसमें।